नमस्कार। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण को समझने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी के नजरिए से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर संविधान की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि इसकी मांग कैसे उठी, असेंबली कैसे बनी, उसने काम कैसे किया, और फिर ड्राफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम इसकी विरासत और जो इसकी आलोचनाएं होती हैं उन पर भी बात करेंगे। किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, घर में एक बड़ा भाई है जो अपनी मनमानी करता है, दादागिरी दिखाता है और जो मन में आता है वो ले लेता है। अब इस दादागिरी को रोकने के लिए क्या करना होगा? आप कहेंगे कि घर में कुछ नियम होने चाहिए, है ना? एक ऐसी रूल बुक जो घर के हर सदस्य पर लागू हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तभी तो घर में फेयरनेस आएगी। बस यही जो कॉन्सेप्ट है, इसे ही कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। और सच कहूं तो ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये प्रिंसिपल ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और इसीलिए ब्रिटिश रूल के बाद भारत को अपने खुद के संविधान की, अपनी रूल बुक की इतनी ज्यादा जरूरत थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी रूल बुक बनाने का ये सफर शुरू कैसे हुआ? देखिए, संविधान सभा की जो मांग थी ना, वो कोई रातों रात नहीं मान ली गई थी। नहीं, ये एक बहुत लंबा संघर्ष था। जैसा आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, इसकी पहली चिंगारी 1934 में उठी, जब कम्युनिस्ट विचारक एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया। फिर एक साल बाद ही 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1938 में नेहरू जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये सभा बिना किसी बाहरी दखल के बननी चाहिए। लेकिन अंग्रेज सरकार वो तो बस टालमटोल करती रही, कभी ऑगस्ट ऑफर तो कभी नाकाम क्रिप्स मिशन जैसे आधे अधूरे प्रस्ताव देती रही। असली टर्निंग पॉइंट आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब तक अंग्रेज सरकार काफी कमजोर हो चुकी थी और आखिरकार उन्हें कैबिनेट मिशन भेजना ही पड़ा। इसी मिशन ने हमारी संविधान सभा के बनने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सभा आखिर बनी कैसे। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा की कुल स्ट्रेंथ तय की गई 389। ये नंबर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अब इस 389 के आंकड़े का ब्रेकडाउन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से 296 सीटें दी गई ब्रिटिश भारत को और बची हुई 93 सीटें मिली रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को। मजे की बात यह है कि इन रियासतों ने शुरू में सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन सदस्यों को चुना कैसे गया? क्या कोई डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था? नहीं, ये एक इनडायरेक्ट प्रक्रिया थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीटें पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी गई। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। फिर ब्रिटिश प्रांतों में इन सीटों को 3 मेन कम्युनिटीज में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। और इन प्रतिनिधियों को किसने चुना? उन्हें चुना प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने। और वोटिंग का मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर यह छोटे समूहों को भी रिप्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। तो सभा बन गई और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन शुरू होते ही इसके सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। सबसे बड़ी चुनौती थी मुस्लिम लीग का बहिष्कार। इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा क्या थी? इसका मॉरल कंपस क्या था? वो था नेहरू जी का ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। इसी संकल्प ने हमारे संविधान के पूरे दर्शन और स्ट्रक्चर की नींव रखी, और यही संकल्प बाद में जाकर हमारे संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का आधार बना। और ये पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद हमारी ये असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन गई। मतलब अब ये एक साथ 2 काम कर रही थी, एक तरह से डबल रोल में थी। जब ये संविधान बनाने के लिए मिलती तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये देश के लिए आम कानून बनाने के लिए एक संसद की तरह मिलती तो अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। ये डुअल रोल वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आया देश का बंटवारा, जिसका सीधा असर हमारी सभा पर भी पड़ा। जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से थे, उनके जाने के बाद सभा की कुल स्ट्रेंथ 389 से घटकर
299 रह गई। वैसे तो असेंबली में बहुत सारी समितियां थी, लेकिन उन सब में सबसे क्रूशियल, सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके कंधे पर अंतिम दस्तावेज तैयार करने का जिम्मा था। हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने का ये बहुत बड़ा काम संभाला। इन सभी कानूनी दिग्गजों ने अलग अलग समितियों के प्रस्तावों को छाना, परखा और देश के लिए एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार किया। 3 लंबी रीडिंग्स, हजारों अमेंडमेंट्स पर बहस के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949, जिस दिन फाइनल ड्राफ्ट को अपना लिया गया, और इसी दिन को अब हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। याद रखिए, उस दिन जो संविधान अपनाया गया उसमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अच्छा, एक सवाल, जब संविधान 26 नवंबर को ही अपना लिया गया था, तो इसे लागू 26 जनवरी 1950 यानी 2 महीने बाद क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तारीख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और उसी की याद में ये तारीख चुनी गई। अब देखिए, इतने बड़े काम की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे कहा जाता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि सदस्य सीधे तौर पर नहीं चुने गए थे। लेकिन इसका जवाब ये है कि इसमें समाज के हर वर्ग के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एससीज, एसटीज और महिलाएं भी। इसी तरह हर आलोचना के सामने एक मजबूत तर्क भी है, जो सभा के इंक्लूसिव नेचर को दिखाता है। चलिए, खत्म करने से पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पॉइंट्स को एकदम रट लीजिए। सभा की मुहर थी हाथी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर B.N. राव, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे S.N. मुखर्जी। संविधान बनाने में कुल समय लगा 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, और कुल खर्चा आया था लगभग 64 लाख रुपए। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हमारे संविधान का बनना वाकई चुनौतियों, गहरी बहसों और एक दूरदर्शी सोच का एक शानदार सफर था। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हमारी संविधान सभा सिर्फ भटकते हुए तीर्थयात्रियों का एक समूह थी, या वो सच में ऐसे विजनरी आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा? इस पर सोचिएगा जरूर।